बिस्मिल्लाह करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने कैलोरीमेट्री के दो टाइप्स पढ़ी थी बेसिक। पहला वो है कि आप डायरेक्ट क्या करें, डायरेक्ट किसी भी रिएक्शन का हीट कैलकुलेट करें जिसमें कंबस्शन, न्यूट्रलाइजेशन या हीट ऑफ सोल्यूशन है। उसके लिए हम बम कैलोरीमीटर इस्तेमाल करते हैं। एक है इनडायरेक्ट कैलोरीमेट्री। हमने ये पढ़ा था कि जब आपके पास मल्टीपल स्टेप रिएक्शंस हो जिनको एलिमेंट्री रिएक्शंस कहते हैं, यानी एक ही रिएक्शन के मल्टीपल स्टेप हो, ऐसे रिएक्शंस को एलिमेंट्री रिएक्शन कहते हैं और ईच स्टेप को एलिमेंट्री स्टेप कहते हैं। तो अगर मल्टीपल स्टेप रिएक्शन हो यानी एलिमेंट्री रिएक्शन हो, या स्लो रिएक्शंस हो, या ऐसे रिएक्शंस हो जिसमें साइड रिएक्शंस हो, तो ऐसी कंडीशंस के लिए हम जब हीट कैलकुलेट करते हैं तो उसके लिए है हेसेस लॉ। हेसेस लॉ की मदद से हम इनडायरेक्ट इस हीट वैल्यू की कैलकुलेशन करेंगे। अब देखिए, ये जो हिस लॉ है इसका बैकग्राउंड भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की तरह है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यही कहता है कि ना आप एनर्जी क्रिएट कर सकते हैं ना उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो ये कैलोरीमेट्री ये कहती है कि अगर आपके पास कोई क्लोज सिस्टम है और इसको आपने सील किया है, पहले आपने इसमें मटेरियल डाला है, कोई केमिकल रिएक्शन है और वो रिएक्शन 3, 4, 5, 6 स्टेप में कंप्लीट हो रहा है और आपने इसको सील कर दें, तो जितना भी हीट बनेगा वो हीट इस सिस्टम के अंदर होगा जिसको इंथैल्पी कहते हैं। तो इस हीट का ताल्लुक बाहर सराउंडिंग के साथ नहीं है, तो लिहाजा इस हीट में कोई भी नेट चेंज नहीं आएगा। जितना हीट प्रोड्यूस होगा वो सारा का सारा इस चैम्बर के अंदर होगा, तो लिहाजा कोई भी नेट चेंज एनर्जी में नहीं आएगा। न सराउंडिंग के साथ ये इंटरेक्ट करेगा और ना सराउंडिंग इसके साथ करेगा। जितनी भी हीट होगी इसके अंदर होगी, मगर कैलकुलेशन कैसे करेंगे? हर स्टेप की एंथैल्पी कैलकुलेट करेंगे और आपस में जमा करेंगे और देखेंगे कि क्या उसकी एंथैल्पी सेम है या डिफरेंट है। तो इधर देखिए, इसका जो अपना फलसफा है वो ये है, अगर रिएक्शन एक स्टेप में कंप्लीट हो या अगर कोई रिएक्शन मल्टीपल स्टेप में कंप्लीट हो, दोनों में जो हीट चेंजेस होंगी वो सेम होगी, इसलिए इसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी कहते हैं। अब इधर देखिए, अगर आपके पास दो रिएक्टेंट है, वो आपस में मिलते हैं और एक प्रोडक्ट बनाते हैं और रिएक्शन एक ही स्टेप में कंप्लीट हो जाता है और सपोज हमें एनर्जी देती है -20 जूल पर मोल, समझ जाए, या किलो जूल पर मोल जो भी है। अब यही रिएक्शन है जो मल्टीपल स्टेप में, एक रिएक्टेंट दूसरे में, दूसरा तीसरे में, तीसरा चौथे में और आखिर में जाके प्रोडक्ट बनता है। तब भी अगर आप इन सब का हीट जमा करें, कैलकुलेट करें, फिर भी जवाब सेम आएगा -20। अब देखिए, ये किस तरह पॉसिबल होगा कि एक ही स्टेप में कंप्लीट हो और एनर्जी वही हो और मल्टीपल में भी वही हो। तो देखिए, मल्टीपल ऐसे स्टेप्स हो सकते हैं जिसकी जब आप आपस में एडिशन करेंगे ना मैथमेटिकली, तो कुछ ना कुछ इफेक्ट वो आपस में कैंसल आउट करेंगे और उनका जो नेट इफेक्ट होगा वो सेम होगा। तो अभी मैथमेटिकली हमें समझ भी आ जाएगा कि कैसे। तो इस लॉ की जो स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट ये है कि हीट चेंजेस या एंथैल्पी चेंजेस इन अ सिस्टम इज सेम। हीट चेंजेस किसी भी केमिकल रिएक्शन में सेम होगा, वेदर द रिएक्शन कंप्लीट्स इन अ सिंगल स्टेप, चाहे वो रिएक्शन एक स्टेप में कंप्लीट हो और मल्टीपल स्टेप यानी मैनी स्टेप। आप एक रिएक्शन कंसिडर कर लें, उसमें रिएक्टेंट ए डायरेक्टली प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है और जितना हीट रिलीज या एब्जॉर्ब करता है, सपोज वो है 2 जूल, तो इसकी जो हीट वैल्यू है 2 जूल है। लेकिन यही रिएक्शन अगर एन स्टेप में कंप्लीट हो कि पहले रिएक्टेंट ए रिएक्टेंट बी में कन्वर्ट हो, इसकी अपनी एक हीट वैल्यू होगी, फिर बी जो है सी में कन्वर्ट हो, उसकी अपनी एक हीट वैल्यू होगी। इसी तरीके से सी जब डी में कन्वर्ट होगा, उसकी अपनी एक हीट वैल्यू, और ये जब इसमें कन्वर्ट होगा इसकी अपनी हीट वैल्यू। तो अब आपने ये रिएक्शन चूंकि मल्टीपल स्टेप में करवाया है, इन सबको जमा करें। इन सबको जमा करने से जो हीट आएगा वो एग्जैक्टली उस सिंगल स्टेप के इक्वल होगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? प्रैक्टिकली हम देखेंगे कि कैसे। अब इधर देखिए, यही रिएक्शन डायग्रामेटिकली कंसिडर करें कि ये एक रिएक्टेंट है जो डायरेक्टली प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है और जो हीट एब्जॉर्ब या रिलीज करता है 2 जूल है। लेकिन यही रिएक्शन जब ऐसे बी में कोई पार्टिकुलर हीट एब्जॉर्ब करता है,
बी से सी में पार्टिकुलर एब्जॉर्ब या रिलीज करता है, सी से डी में और प्रोडक्ट में। तो देखिए इनका जब हम मैथमेटिकल मजमुआ निकालेंगे वो एग्जैक्टली इस सिंगल स्टेप के इक्वल होगा। वो किस तरह से, अब हम सपोज करते हैं कि ये रिएक्टेंट ए जब बी में कन्वर्ट हुआ तो इसकी एंथैल्पी थी Q1 और सपोज उसकी वैल्यू है 2 जूल। ये बी जब सी में कन्वर्ट हुआ नेक्स्ट स्टेप में तो इसने जितना हीट लिया या हीट दिया उसकी वैल्यू है 4 जूल। ये जब डी में कन्वर्ट हुआ तो इसने हीट रिलीज किया माइनस कितना, सपोज -6 जूल। इन दोनों ने हीट एब्जॉर्ब किया और सपोज इसने हीट रिलीज किया और ये जो लास्ट डी है जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ तो इसने 2 जूल एनर्जी दोबारा एब्जॉर्ब की। अब ओवरऑल एनर्जी देखते हैं कि ओवरऑल एनर्जी क्या है। तो चूंकि ये तो सिंगल स्टेप रिएक्शन है इसकी एनर्जी 2 जूल है। अब मल्टीपल के लिए कैलकुलेट करें, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, चूंकि ये माइनस में है प्लस इंटू माइनस माइनस और ये प्लस। तो देखिए 2 + 4 6, 6 + 2 8, 8 - 6 2। तो देखिए दोनों में जो नेट एनर्जी चेंज है वो सेम है। तो हम कहते हैं ऐसे मैथमेटिकल ऑपरेशन जब हम करेंगे मल्टीपल स्टेप रिएक्शंस के लिए उनसे वही सेम वैल्यू आएगी। इसलिए इसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी कहते हैं कि अगर कोई रिएक्शन सिंगल स्टेप में या मल्टीपल स्टेप में कंप्लीट हो दोनों के अंदर जो हीट चेंजेस है वो सेम है। और उसकी वजह यही है कि आप ये रिएक्शन जब करते हैं किसी सील कंटेनर में करते हैं, किसी क्लोज कंटेनर में करते और उसका इफेक्ट सराउंडिंग के साथ नहीं होता तो ये सिस्टम एनर्जी कंजर्व रखता है। अब नेक्स्ट देख ले, कोई एग्जांपल ले लेते हैं तो हमें समझ आ जाएगा। एग्जांपल है फॉर्मेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट। ये कंपाउंड जब हम बनाते हैं तो दो तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि आप इस कंपाउंड को सिंगल स्टेप में बनाएं। तो ये कंपाउंड जब सिंगल स्टेप में बनता है दो सोडियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं, सोडियम कार्बोनेट बनाते हैं और वाटर जो है वो एज अ बाई प्रोडक्ट हमारे पास आ जाता है। और जो हीट ये रिएक्शन रिलीज करता है उसकी वैल्यू है -89.8 या सिर्फ 89 कंसिडर करें। रिएक्शन एक्सोथर्मिक है क्योंकि एंथैल्पी की वैल्यू नेगेटिव है। तो ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है। इसी रिएक्शन को आप दो स्टेप में भी करा सकते हैं। स्टेप नंबर 1 में सोडियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो सोडियम बाइकार्बोनेट बनाता है। बाइकार्बोनेट, इसमें अगर आप देखें सोडियम का मेटल एक है और सोडियम कार्बोनेट में मेटल्स कितने होने चाहिए, 2 होने चाहिए और यहाँ पे हाइड्रोजन है तो इस हाइड्रोजन को हमने निकालना है और यहाँ पे एक सोडियम की बजाय दूसरा सोडियम लेकर आना है। मैकेनिज्म की आपको जरूरत नहीं है, सिर्फ ये एंथैल्पी के साथ आपका काम है। तो देखिए पहला स्टेप जब कंप्लीट होता है तो ये बनाता है और हमें तो ये नहीं चाहिए ना, हमें ये चाहिए। तो इसी स्टेप की मजीद हम एक और रिएक्शन करेंगे। तो देखिए ये रिएक्शन 2 स्टेप में कंप्लीट होता है। तो पहले स्टेप में जो हीट रिलीज होता है उसकी वैल्यू है -48.06 किलो जूल। अब दूसरा स्टेप क्या है, यही सोडियम का बाइकार्बोनेट एक और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिलता है और सोडियम कार्बोनेट बनाता है और साथ में वाटर भी निकलता है। अब ये कंपाउंड बन गया है ना, लेकिन कितना हीट रिलीज होता है तो डेल्टा H2 जो है उसकी वैल्यू है -41.02। अब देखिए अगर ये रिएक्शन सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो तो वो इतनी एनर्जी रिलीज करता है। अब वो 2 स्टेप में रिलीज होता है तो हम क्या करेंगे, अगर हीट कैलकुलेट करेंगे तो चूंकि इसके 2 स्टेप है दोनों स्टेप की हीट को क्या करेंगे, आपस में प्लस करेंगे। तो Q1 की वैल्यू क्या है -48.06 और प्लस दूसरी की वैल्यू क्या है -41.02। अब इसको जब आप प्लस करेंगे तो ये -48.06 प्लस इंटू माइनस -41.02 दोनों को जब आप जमा करेंगे अगेन आपको यही वैल्यू मिलेगी। तो मकसद ये है कि अगर कोई रिएक्शन सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो या 2 से ज़्यादा 3 से ज़्यादा स्टेप में कंप्लीट हो, 1 से ज़्यादा स्टेप में कंप्लीट हो, दोनों की एनर्जी आप जमा करेंगे वही एनर्जी आपके पास आएगी जो सिंगल स्टेप की है। और यही आपके पास क्या है, यही है सिलसिला।